इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इतिहास, IL&FS का उदय। 20वीं सदी के अंत में भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत जरूरत थी। देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रोड्स, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स बहुत जरूरी थे। इस जरूरत को समझते हुए 1987 में IL&FS बना। इस कंपनी का मकसद इन्वेस्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बीच की दूरी को कम करना था। IL&FS जल्दी ही इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया। IL&FS ने पूरे देश में मेजर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रोजेक्ट्स में हाईवेज, ब्रिजेस और पावर प्लांट्स शामिल थे। इसकी सफलता का राज कैपिटल जुटाने और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की क्षमता में था। कंपनी की रेपुटेशन बढ़ी और यह इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एक ट्रस्टेड नेम बन गया। समय के साथ IL&FS का काम बढ़ता गया। कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट जैसे कई सेक्टर्स में काम करना शुरू कर दिया। इसका दायरा पूरे इंडिया में फैल गया और यह अर्बन और रूरल एरियाज दोनों जगह मौजूद हो गया। IL&FS का ग्रोथ देश की अपनी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को दर्शाता था। कंपनी की कहानी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की इंडिया की जर्नी से जुड़ी हुई थी। हालांकि सफलता के इस दिखावे के पीछे दरारें दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे IL&FS का तेजी से विस्तार होता गया, वैसे वैसे इसके डेट लेवल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंताएं सामने आने लगी। ये वार्निंग साइंस आखिरकार इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक बन गए। IL&FS की कहानी बेकाबू एम्बिशन और कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस की एक कॉशनरी टेल है। नींव का टूटना, शुरुआती चेतावनी संकेत और उभरता हुआ कर्ज। जहां IL&FS का उदय एम्बिशन और एक्सपेंशन से हुआ था, वहीं वार्निंग साइंस दिखाई देने लगे थे। कंपनी का डेट लेवल भी आचा रहा था, जिससे इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर चिंताएं थी। इन रेड फ्लैग्स के बावजूद IL&FS ने नए प्रोजेक्ट्स को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना जारी रखा। ग्रोथ की यह रिलेंटलेस परसूट आखिरकार इसका डाउनफॉल साबित होगा। शुरुआती वार्निंग साइंस में से एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म डेट पर IL&FS की बढ़ती निर्भरता थी। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के इस मिसमैच ने एक प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन पैदा कर दी। इसके अलावा कंपनी के कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जिसमें कई सब्सिडियरीज और जॉइंट वेंचर्स थे, ने उसकी असली फाइनेंशियल हेल्थ का आकलन करना मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे IL&FS का डेट बर्डन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके प्रोजेक्ट से जुड़े रिस्क्स भी बढ़ते गए। इसके द्वारा फाइनेंस किए गए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी और कॉस्ट ओवररन्स का सामना करना पड़ रहा था। इन इश्यूज ने कंपनी के फाइनेंसेस पर और दबाव डाला और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। 2018 में वार्निंग साइंस एक फुल ब्लोन क्राइसिस में बदल गए। IL&FS अपने डेट ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट कर गया, जिससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हड़कंप मच गया। कंपनी के कोलैप्स ने मिसमैनेजमेंट, क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और रेगुलेटरी फेलियर्स का एक जाल उघाड़ दिया। IL&FS की कहानी साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के महत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत की एक कड़ी याद दिलाती है। दिखावे का पर्दाफाश, IL&FS के वित्तीय कदाचार का खुलासा। IL&FS का कोलैप्स केवल बिजनेस फेलियर का मामला नहीं था, यह डीप रूटेड फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट का खुलासा था। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने कंपनी के अकाउंट्स की जांच शुरू की, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का एक पैटर्न सामने आया। सबसे बड़े इश्यूज में से एक IL&FS की फाइनेंशियल हेल्थ को गलत तरीके से पेश करना था। कंपनी सालों से अपने असली डेट लेवल्स को छुपा रहा था और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। यह ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस और ड्यूबियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के कॉम्प्लेक्स वेब के जरिए हासिल किया गया था। इन एक्शंस ने इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को गुमराह किया, जिससे सिक्योरिटी का एक झूठा एहसास पैदा हुआ। आगे की जांच से IL&FS के अंदर क्रोनिज्म और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का कल्चर सामने आया। कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को लोन्स दिए गए थे, अक्सर बिना उचित जांच पड़ताल के। यह रेकलेस लेंडिंग ओवरसाइट की कमी के साथ मिलकर करप्शन के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार करता था। IL&FS स्कैंडल ने इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर के काले सच को उजागर किया। इसने स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी ओवरसाइट
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भीतर अकाउंटेबिलिटी के कल्चर की जरूरत पर प्रकाश डाला। डोमिनो इफेक्ट, IL&FS का पतन और भारत के वित्तीय बाजारों में संकट। IL&FS के कोलैप्स का इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पर रिपल इफेक्ट पड़ा। कंपनी के डिफॉल्ट ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर में लिक्विडिटी क्राइसिस को ट्रिगर किया। NBFCs, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मेजर लेंडर्स बन गए थे, ने खुद को अचानक क्रेडिट स्क्वीज का सामना करते हुए पाया। जैसे ही मार्केट्स में दहशत फैली, इन्वेस्टर्स ने NBFCs से पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्हें और डिफॉल्ट्स का डर था। इससे लेंडिंग में भारी गिरावट आई, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में, जो NBFC फंडिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर था। कॉन्फिडेंस के इस क्राइसिस ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को पटरी से उतारने की धमकी दी। IL&FS क्राइसिस का इंडिया के कैपिटल मार्केट्स पर भी काफी असर पड़ा। IL&FS और अन्य NBFCs के स्टॉक प्राइसेस में भारी गिरावट आई, जिससे इन्वेस्टर वेल्थ कम हो गई। क्राइसिस ने फाइनेंशियल सिस्टम में सिस्टेमिक रिस्क्स और ऐसे कोलैप्सेस को रोकने के लिए रेगुलेटर्स की क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी। मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट की और IL&FS के डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कदम उठाए। हालांकि क्राइसिस का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर स्थायी प्रभाव पड़ा और इसने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया। सेक्शन 5, विश्वास का संकट, भारत के NBFC सेक्टर पर प्रभाव। IL&FS संकट ने भारत के NBFC सेक्टर में सदमे की लहरें भेज दी। NBFCs, जिन्होंने पिछले वर्षों में तेजी से विकास देखा था, को अचानक विश्वास के संकट का सामना करना पड़ा। संकट ने इस क्षेत्र की कमजोरियों को उजागर किया, खासकर अल्पकालिक फंडिंग पर इसकी निर्भरता और जोखिम भरी संपत्तियों के संपर्क में। निवेशक, जो एक बार NBFC पर तेजी से आगे बढ़े थे, सावधान हो गए। उन्होंने इस क्षेत्र के ऋण प्रथाओं और परिसरत गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी। संकट के कारण NBFC के लिए धन में भारी गिरावट आई, जिससे उनके लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करना मुश्किल हो गया। IL&FS संकट ने NBFC को अपने व्यवसाय मॉडल का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। कई लोगों को उधार कम करने, संपत्ति बेचने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संकट के कारण इस क्षेत्र में समेकन की अवधि हुई, जिसमें कमजोर खिलाड़ियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। IL&FS गाथा ने NBFC क्षेत्र के अधिक से अधिक विनियमन और निरीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने ध्वनि जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के महत्व और NBFC के लिए अपने वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। सेक्शन 6, बैलेंस शीट से परे, IL&FS संकट का सामाजिक आर्थिक पतन। IL&FS संकट महज एक वित्तीय संकट नहीं था, इसके दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिणाम थे। संकट के कारण बुनियादी ढांचे के विकास में मंदी आई, जिसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं धन की कमी से जूझ रही थीं, को रोक दिया गया या पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप नौकरियों का नुकसान हुआ, खासकर निर्माण और संबद्ध उद्योगों में। बुनियादी ढांचे के विकास में मंदी का आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और रोजगार सृजन बाधित हुआ। संकट ने आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित किया। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी का मतलब यात्रियों, व्यवसायों और निवासियों के लिए असुविधा और कठिनाई थी। संकट ने आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में शामिल संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया। IL&FS गाथा ने वित्तीय प्रणाली और वास्तविक अर्थव्यवस्था की अंतर संबंधता की एक स्पष्ट याद दिलाई। इसने भविष्य में इस तरह के संकटों को होने से रोकने के लिए वित्तीय निर्णय लेने के लिए एक विवेकपूर्ण और जिम्मेदार दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेक्शन 7, टुकड़ों को उठाना, सरकारी हस्तक्षेप और जवाबदेही की तलाश। IL&FS संकट के मद्देनजर भारत सरकार को वित्तीय प्रणाली में विश्वास बहाल करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए
IL&FS बोर्ड को हटा दिया और कंपनी के समाधान प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक नई प्रबंधन टीम नियुक्त की। सरकार ने संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण भी शुरू किया। इसमें NBFC क्षेत्र को तरलता सहायता प्रदान करना, NBFC के लिए नियमों को कड़ा करना और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण क्षेत्र के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना शामिल था। इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने IL&FS के भीतर कथित वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन की जांच शुरू की। कई पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया। सरकार की कार्रवाइयों ने एक कड़ा संदेश दिया कि कॉरपोरेट कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IL&FS संकट के कारण भारत के कॉरपोरेट प्रशासन और वित्तीय नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इसने कॉरपोरेट संस्थाओं के भीतर अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। सेक्शन 8 सबक सीखा, नियामक निरीक्षण और कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत बनाना। IL&FS संकट ने भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में कार्य किया। इसने नियामक ढांचे में खामियों और मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों की आवश्यकता को उजागर किया। संकट ने भविष्य में इस तरह के मंदी को रोकने के उद्देश्य से कई सुधारों को प्रेरित किया। सीखे गए प्रमुख सबकों में से एक NBFC क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता थी। संकट ने क्षेत्र के तेजी से विकास और अल्पकालिक वित्त पोषण पर इसकी निर्भरता से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला। जवाब में RBI ने NBFC के लिए नियमों को कड़ा कर दिया, खासकर तरलता प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और कॉरपोरेट प्रशासन जैसे क्षेत्रों में। ये उपाय इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थे। IL&FS संकट ने मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाओं के महत्व को भी रेखांकित किया। इसने स्वतंत्र बोर्डों, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और निगमों के भीतर नैतिक आचरण की संस्कृति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। संकट के कारण कॉरपोरेट प्रशासन सुधारों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सरकार ने कॉरपोरेट धोखाधड़ी और कदाचार के लिए कड़े दंड की शुरुआत की। सेक्शन 9 तूफान के मद्देनजर, विश्वास का पुनर्निर्माण और भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण का भविष्य। IL&FS संकट ने भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाली। इसने निवेशकों के विश्वास को हिला दिया और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं पैदा की। हालांकि संकट ने भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन और मजबूत करने का अवसर भी प्रदान किया। सरकार ने निवेशकों के विश्वास को बहाल करने और अधिक मजबूत और पारदर्शी बुनियादी ढांचा वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी। इसमें IL&FS संकट में योगदान करने वाले मुद्दों को संबोधित करना शामिल था, जैसे कि कमजोर जोखिम मूल्यांकन, अपर्याप्त सावधानीपूर्वक परिश्रम और परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी। संकट के बाद सरकार ने मौजूदा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इसमें रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक समर्पित कोष स्थापित करना, नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अभिनव वित्त पोषण मॉडल को बढ़ावा देना शामिल था। IL&FS संकट ने उन सुधारों के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया, जिन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण परिदृश्य को अधिक लचीला और निवेशक के अनुकूल बना दिया है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, संकट से सीखे गए सबक ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक टिकाऊ और पारदर्शी दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया है।